नमस्कार, वेलकम टू मीमांस एकेडमी। ये लेक्चर है आपके MPPSC 2026 के लिए, जिसके अंतर्गत हम यूनिट 9 के PYQ कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें हमने 2012 से लेकर 2025 तक के PYQ शामिल किए गए हैं। ठीक है, हमने अब तक कंप्यूटर, रोबोटिक्स, AI, ई गवर्नेंस ये पढ़ चुके हैं और आज हम जो है ई गवर्नेंस का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। इसका पार्ट 1 आ चुका है, ये पार्ट 2 और अंतिम पार्ट है। ठीक है, तो प्लीज़ लेक्चर वॉच करना। क्वेश्चन दिया गया है, PSU उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सरकार का ई कॉमर्स पोर्टल है। तो सरकार का ई कॉमर्स पोर्टल जो PSU उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है, उसका नाम है कोसेपे। क्या नाम है? कोसेपे। तो इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोसेपे। हुआ क्लियर? ये जो है कोसेपे एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो PSU उत्पादों के लिए एक्स्ट्रा बाजार उपलब्ध कराने के लिए बनाया गया है। हुआ क्लियर है? ध्यान रखना। ई गवर्नेंस में उमंग का फुल फॉर्म क्या है? तो जो उमंग है ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीज़न द्वारा विकसित किया गया है। हुआ क्लियर? इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है नागरिकों को एक ही प्लेटफॉर्म पर विभिन्न सरकारी सेवा जैसे कि आधार कार्ड, डिजिटल लॉकर, पेंशन, रेलवे टिकट बुकिंग, गैस बुकिंग आदि प्रदान करना। तो ये है उमंग। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो जो U फॉर है उसका मतलब होता है यूनिफाइड, M फॉर होगा मोबाइल, A फॉर होगा एप्लीकेशन और N फॉर होगा न्यू एज गवर्नेंस। हुआ क्लियर? तो इस प्रकार से इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। हुआ क्लियर? उमंग के साथ एकीकृत है। हमने जस्ट इसके पहले पढ़ चुका है कि जो उमंग है बनाया क्यों गया है? ये बनाया गया है जो नागरिक है उनको एक प्लेटफॉर्म पर विभिन्न सेवाओं को प्रदान करना, जैसे कि आधार कार्ड, डिजिटल लॉकर, पेंशन, रेलवे टिकट बुकिंग, गैस बुकिंग आदि। ठीक है, तो इसमें आधार कार्ड भी है और इसमें डिजिटल लॉकर भी है। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन ए और बी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हुआ क्लियर? ई पाठशाला ऐप किससे संबंधित है? तो ध्यान रखना, जो ई पाठशाला है ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है। ठीक है, जिसे NCERT यानी कि राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा विकसित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है यहाँ पर जो है ई बुक यानी कि डिजिटल रूप में जो बुक्स है वो रहेगी अवेलेबल, जिसका यूज़ जो है स्टूडेंट, शिक्षक और जो अभिभावक है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? एक पुस्तकों का एप्लीकेशन है जहाँ पर डिजिटल फॉर्म में बुक को आप पढ़ सकते हो, सुन सकते हो, वीडियो देख सकते हो। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, भारत सरकार द्वारा NMEICT परियोजना किस विभाग के लिए प्रारंभ की गई है? तो ध्यान रखना, जो NMEICT इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है कि N फॉर नेशनल मिशन एंड एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये एक परियोजना है। ठीक है, और इस परियोजना की जो लॉन्चिंग है ये कब हुई है? तो ये हुई है 3 फरवरी, ठीक है, 2009 को हुई है। हुआ क्लियर? इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जो ICT है इसका उपयोग करके जो शिक्षा है उसमें बनाना पहुंच। ठीक है, दूसरा क्या है? उसके बाद लाना है समानता। समानता मतलब इक्वलिटी। ठीक है, तीसरा क्या है? गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी। ठीक है, इन 3 उद्देश्यों की प्राप्ति करना यानी कि शिक्षा तक आपकी पहुंच हो। उसके बाद जब शिक्षा प्राप्त कर लोगे आप, तो सिंपल सी बात है आप में समानता जाएगी। जब समानता जाएगी तो आप, सिंपल सी बात है, आप गुणवत्ता में अपने आप आपको बढ़ावा मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 3 जो उद्देश्य है इसको प्राप्त करना है ICT के माध्यम से। ठीक है, और ये सब जो है NMICT परियोजना के द्वारा हो रहा है।
हुआ क्लियर। और ये परियोजना जो है शिक्षा मंत्रालय के उच्च विभाग के तहत कार्य कर रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, शिक्षा विभाग। हुआ क्लियर, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग NEGD की परियोजना नहीं है? क्या बोला यहाँ पर? ध्यान रखना, नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो ओपन फोर्स इसकी स्थापना हुई थी 2015 में। जो ओपन फोर्स है इसकी स्थापना कब हुई थी? 2015 में हुई थी। ठीक है, और जो ओपन सोर्स है ये एक सरकारी प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये NEGD की प्रत्यक्ष परियोजना नहीं है। ठीक है, तो कभी आपसे क्वेश्चन आया कि ओपन फोर्स क्या है, तो ये एक सरकारी प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिसकी स्थापना 2015 में हुई थी, जिसका संबंध NEGD से बिल्कुल नहीं है। मानक रूप में व्यावसायिक दस्तावेजों का इलेक्ट्रॉनिक आदान प्रदान के रूप में जाना जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक आदान प्रदान यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंजिंग के माध्यम से आप डाटा को आदान प्रदान करते हो, तो इसका आंसर हो जाएगा E4 होगा। E4 क्या हो जाएगा? E4 हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स, D4 हो जाएगा डेटा, और जो I4 है उसका मतलब हो जाएगा इंटरचेंज। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या आएगा? उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हुआ क्लियर? ध्यान रखना। यहाँ मध्य प्रदेश ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट नहीं है। यहाँ क्या बोला है? नहीं है बोला है। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो लोक मित्र है ये मध्य प्रदेश का ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ये नहीं है। यह जो है राजस्थान सरकार की एक ई गवर्नेंस पहल थी, जो ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए चलाई गई थी। हुआ क्लियर? अब बात कर लेते हैं हम किसकी? बाकी ऑप्शन की। जो ग्राम संपर्क है ये ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और ICT के माध्यम से सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने वाली योजना है। ठीक है, जो ज्ञान दूत है वो एक्चुअली मध्य प्रदेश सरकार की एक प्रमुख योजना है, जो ई गवर्नेंस की पहल है, जिसे धार जिले में 2000 में शुरू किया गया है। कब से? ये 2000 में। कभी क्वेश्चन कर ले, ध्यान रखना, ये 2000 की योजना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम किसकी? हेड स्टार्टर की। जो हेड स्टार्टर है यह मध्य प्रदेश का एक ICT आधारित ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट है। इस प्रकार से ज्ञान संपर्क, ज्ञान दूत और हेड स्टार्टर तीनों जो है मध्य प्रदेश की ई गवर्नेंस के अंतर्गत है, परंतु लोक मित्र नहीं है। ये कहाँ की? राजस्थान की। मध्य प्रदेश की ई गवर्नेंस योजना है, ठीक है, कौन सी है? ज्ञान दूत है, हेड स्टार है, ग्राम संपर्क है। उपरोक्त सभी यानी कि सभी है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI द्वारा जारी किए गए कार्ड का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा रुपए। ये सभी जानते हैं आप। ठीक है, पर ध्यान रखना कि जो रुपए है ये भारत का पहला स्वदेशी कार्ड भुगतान नेटवर्क है, जो डेबिट और क्रेडिट कार्ड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 8 मई, कब? 8 मई 2014 को भारत के राष्ट्रपति कौन थे उस समय? प्रणब मुखर्जी ने भारत का अपना भुगतान कार्ड रुपे राष्ट्र को समर्पित किया था। तो ये डेट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, वो है NPCI की, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना हुई है 2008 को हुई है। हुआ क्लियर? और ये क्या है? एक ये गैर लाभकारी संगठन के रूप में कार्य करता है, और जो कंपनी अधिनियम है इसमें लागू होता है 1956 का। लेकिन ध्यान रखना कि अभी का जो कंपनी अधिनियम है कब का है? तो वो है 2013 का है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो है मुंबई में। ठीक है, ध्यान रखना है, महाराष्ट्र में। हुआ क्लियर? ठीक है, तो ये सभी जो सेवा देता है ये कौन देता है? ये NPCI देता है, इसलिए आपको इसकी स्थापना ये आपको याद होना चाहिए। हुआ क्लियर? इसका हेडक्वार्टर भी याद होना चाहिए, दोनों चीज होना चाहिए। भू अभिलेखों की भारत की प्रथम ई गवर्नेंस परियोजना कौन सी है? तो भारत की भू अभिलेखों की प्रथम जो ई गवर्नेंस परियोजना है वो है भूमि।
इसका आंसर क्या जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भूमि क्या है? तो ये अभिलेखों की भारत की प्रथम ई गवर्नेंस परियोजना है, ये है भूमि। ठीक है, यह कर्नाटक सरकार की एक परियोजना है जो विभिन्न भूमि रिकॉर्डों को डिजिटल करने के लिए डिजाइन की गई थी। भूलेख भूमि परियोजना का एक ही हिस्सा है जो भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल करने का काम करती है। हुआ क्लियर? ठीक है, इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट की राज्य सरकार के साथ जोड़ी जमाइए। तो जो ज्ञान दूत है ये है अपने प्यारा मध्य प्रदेश का। ठीक है, जो डॉक नेट है ये कहाँ का है? ये जम्मू कश्मीर का है। जो सारथी है ये कहाँ का है? ये राजस्थान का है। जो सेतु है ये कहाँ का है? तो ये महाराष्ट्र का है। ठीक है, आप मिलान कर लेना इससे। ठीक है, मध्य प्रदेश की ई गवर्नेंस की दक्ष परियोजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है ई गवर्नेंस और आईटी परियोजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारियों को संवेदनशील बनाना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। हुआ क्लियर? इसका नाम क्या परियोजना का? इसका नाम है ई दक्ष, यानी कि सरकारी कर्मचारियों के लिए मध्य प्रदेश की सूचना प्रौद्योगिकी क्षमता निर्माण योजना। ठीक है, इसकी जो क्रियान्वयन एजेंसी है वो कौन सी है? तो वो है MPSEDC। विभाग कौन सा है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, मध्य प्रदेश सरकार। और इसका जो परिचालन क्षेत्र है वो है राज्य के सभी जिला मुख्यालय। हुआ क्लियर? ध्यान रखना। ई प्रोक्योरमेंट किसका एक एग्जाम्पल है? तो ध्यान रखना, हमने पहले पढ़ चुका है कि जो ई प्रोक्योरमेंट यानी कि ये सरकार टू सरकार है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सरकार टू नागरिक है, सरकार टू व्यापार है। ठीक है, परंतु जो ऑप्शन डी है सरकार कर्मचारी, ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो ई प्रोक्योरमेंट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट वस्तु, कार्यों और सेवाओं की खरीदी एवं बिक्री की प्रक्रिया है। हुआ क्लियर? इसमें टेंडर जो होते हैं, लेन देन होते हैं, ये समाजी सिंपल भाषा में जो टेंडर निकलते हैं गवर्नमेंट के, वो इसके अकॉर्डिंग लिए और बेचे जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका गवर्नमेंट टू होता है, गवर्नमेंट टू नागरिक होता है, गवर्नमेंट टू व्यापारिक होता है, परंतु गवर्नमेंट टू कर्मचारी बिल्कुल नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा एक ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ध्यान रखना। ठीक है, इसमें MP ट्रेडर्स ये भी है, जेम ये भी है, MP लून ये भी है। ठीक है, परंतु जो MP ऑनलाइन है ये बिल्कुल नहीं है। इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। MP ऑनलाइन एक जन सुविधा और सेवा वितरण पोर्टल है। इसमें टेंडर या सरकारी खरीदी बिक्री नहीं होती। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी, MP ऑनलाइन। उपभोक्ताओं के बीच सूचना वित्तीय लेन देन निम्नलिखित आमतौर पर किस व्यवसाय के माध्यम से मध्यस्थता को कहा जाता है? तो क्या बोला यहाँ पे? उपभोक्ता के बीच सूचना वित्तीय लेन देन, लेकिन आमतौर पर किसी व्यवसाय के माध्यम से होता है। तो क्या होगा? बिजनेस टू कंज्यूमर। क्या होगा? बिजनेस टू कंज्यूमर। ये होगा ना, B2C भी हो सकता है और कंज्यूमर टू कंज्यूमर यानी कि C2C भी हो सकता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा B और C दोनों हो जाएगा। ठीक है, B2B का मतलब क्या होता है? बिजनेस टू बिजनेस। B2C का मतलब क्या होता है? बिजनेस टू कंज्यूमर। C2C का मतलब क्या होता है? कंज्यूमर टू कंज्यूमर। और G2C का मतलब होता है गवर्नमेंट टू सिटीजन। हुआ क्लियर? ये सभी ध्यान रखना, ये सभी जो है आपके फुल फॉर्म को पूछ सकता है एग्जाम में। IRCTC वेबसाइट किस पोर्टल से संबंधित है? I मतलब होता है इंडियन, R मतलब होता है रेलवे, C मतलब होता है कैटरिंग, एंड T मतलब होता है टूरिज्म और C मतलब होता है कॉरपोरेशन। ये एक वेबसाइट है जो भारतीय रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट है। इस प्रकार से इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गवर्नमेंट टू सिटीजन यानी कि G2C। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन C हो जाएगा। वो क्लियर? सरकार की सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रीएड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम द्वारा शिकायत निवारण के लिए किन मुद्दों को नहीं लिया जाता? क्या बोला उसने? नहीं लिया जाता। ठीक है,
तो ध्यान रखना जो CPGRAMS, ठीक है, के तहत जो है RTI, ठीक है, एक हो गया। दूसरा हो गया न्यायालय संबंधी, न्यायालय से संबंधित मामले, ठीक है। और तीसरा हो गया धार्मिक मामले, धार्मिक मामले, ठीक है। ये 3 ऐसे मुद्दे हैं, ठीक है, जो CPGRAMS के अंतर्गत नहीं आते, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। हुआ क्लियर? जो CPGRAMS है ये केंद्रीय लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली है। इसके अंतर्गत नागरिकों के लिए 24 आवर उपलब्ध एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां वे सेवा और वितरण संबंधी किसी भी विषय के संबंध में जो लोक प्राधिकारी होता है उसके समक्ष अपने शिकायत दर्ज कर सकते हैं। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। ATM मशीन होता है, तो ध्यान रखना जो ATM मशीन है इसका फुल फॉर्म पूछ चुका है एग्जाम में। इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेशन, T फॉर टेलर, M फॉर मशीन। हुआ क्लियर? दुनिया के पहले ATM का जो आविष्कार है ये किसने किया था? तो ये ध्यान रखना, ये किया था आविष्कार जॉन सेफर्ड बैरोन ने, ठीक है। जॉन सेफर्ड बैरोन ऐसा व्यक्ति रहा इसने दुनिया का पहला ATM बनाया था। और दुनिया का जो पहला ATM है ये लंदन में 1967 में लगाया गया था, ठीक है। और भारत में कब लगा है? ये लगा है 1987 को लगा है, ठीक है। और जो ATM होता है ये बिजनेस टू कंज्यूमर होता है, यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। बिजनेस टू कंज्यूमर यानी कि जो प्राइवेट कंपनियां होती है उसको ठेका दे देती है बैंक, और बैंक जो ठेका मिलता है जिस कंपनी को, ATM कंपनी को, वो अपने ATM लगा देती है कहाँ पर? बैंकों के सामने या बैंकों की ब्रांच के जो भी उनकी साइड हो वहाँ पर, ठीक है। और बैंक को देना पड़ता है पैसा इनके ATM के बदले, और बैंकों से ये लेते हैं पैसा अपनी सेवा प्रदान करने के लिए। इस प्रकार से ये बिजनेस टू कंज्यूमर हो जाता है। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ई-कॉमर्स में किस डिजिटल भुगतान पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो जो ई-कॉमर्स में कई डिजिटल भुगतान पद्धतियों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ई वॉलेट और प्रीपेड कार्ड, या UPI या मोबाइल भुगतान, या BHIM। हुआ क्लियर? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। सभी प्रकार के जो भुगतान का यूज़ किया जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से क्रिस्टल IT पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? इसका आंसर इन सभी को पता है, आप सभी को। इसका आंसर है इंदौर, ठीक है। मध्य प्रदेश में क्रिस्टल IT पार्क इंदौर में स्थापित किया गया है। यह राज्य का सबसे बड़ा IT पार्क है और इसे मध्य प्रदेश सरकार इलेक्ट्रॉनिक विभाग MPSEDC द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है ई-गवर्नेंस के जो सारे क्वेश्चन होते हैं 2012 से लेकर 2025 तक, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। इसकी PDF मिल जाएगी आपको मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में, तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।